वेलकम गाइस ऑन सिविल दिल्ली आईएएस चैनल। गाइस हम लोग आज बात करेंगे आर्ट एंड कल्चर की, और मैं यहाँ पे एक साल का करंट अफेयर कवर करूंगा। और ये करंट अफेयर होगा जनवरी 2022 टू जनवरी 2023। ठीक है, इसमें हम पूरा एक साल का आर्ट एंड कल्चर कवर करेंगे। देखो, आप लोगों को पता है कि जो अब हिस्ट्री का वेटेज है यूपीएससी के एग्जाम में, वो एटलीस्ट 1/5 ऑफ द पेपर है वो हिस्ट्री से इंस्पायर्ड है। उसमें आर्ट एंड कल्चर का भी अच्छा खासा वेटेज है। अगर 20 क्वेश्चन हिस्ट्री से आ रहे हैं तो 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं आर्ट एंड कल्चर से होंगे। आर्ट एंड कल्चर में भी क्वेश्चंस करंट ओरिएंटेड आते हैं। अगर आपने 2022 में रामानुजन वाला क्वेश्चन देखा होगा तो वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर से इंस्पायर्ड था, क्योंकि रामानुजन का जो स्टैचू था उसे अनवेल्ड किया गया था। उसके बाद में अगर आपने 2021 का पेपर देखा होगा तो उसमें एक क्वेश्चन था रिगार्डिंग द धोलावीरा। धोलावीरा को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग दिया गया था, इसलिए वो क्वेश्चन आया। तो इस तरीके से आर्ट एंड कल्चर से जो क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं करंट से क्या होते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं। इसलिए हम पिछले एक साल का करंट अफेयर आर्ट एंड कल्चर के लिए कवर करेंगे। ये पार्ट 1 है जिसमें जनवरी 2023 तक होगा, और उसके बाद पार्ट 2 में मैं बचे हुए महीनों का कवर करवाऊंगा। ठीक है, बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा, टू द पॉइंट रहेगा। और अब हमारे पास में इतना समय नहीं है, हमें फोड़ना है। इंपॉर्टेंट सेक्शन है गाइस, 3-4 क्वेश्चन फंसते ही फंसते हैं और हम छोड़ के जाते हैं इस सेक्शन को। प्रॉब्लम क्या है कि हम इस सेक्शन को छोड़ के जाते हैं, इस सेक्शन पे हम ध्यान देते ही नहीं है बिल्कुल भी। इस चीज को याद रखिए हमेशा। और जितना कराया जा रहा है उतना करिए, जितना बोला जा रहा है उतना याद रखिए। स्लाइड में हो सकता है ज्यादा कंटेंट हो, लेकिन जितना कंटेंट मैं बोल रहा हूं उतना ही कंटेंट आपको याद रखना है। याद रखना इस बार करना है, और टू द पॉइंट रहेंगे। ओनली एग्जाम, नो बकवास। उसी स्पिरिट के साथ हम लोग यहां अब तैयारी करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला आर्टिकल मैं लूंगा, हंसी मजाक भी करते रहेंगे, बातें भी करते रहेंगे साथ में पूरे वीडियो में। देखो, अगला जो टॉपिक है वो ये है कि अमर जवान ज्योति एंड इट्स रिलोकेशन। ठीक है, तो आपको पता पड़ेगा कि आपको अमर जवान ज्योति क्या है। ठीक है, तो अमर जवान ज्योति क्या है। अमर जवान ज्योति बनाया गया था 1972 के अंदर ये बनाया गया था। और किस याद में बनाया गया था, जब भारत ने पाकिस्तान को हराया 1971 के वॉर में। जब भारत ने पाकिस्तान को 1971 के वॉर में हराया, तब 1972 में इसको बनाया गया। ठीक है, और बांग्लादेश का लिबरेशन भी हुआ उस वॉर में। तो अमर जवान ज्योति इससे रिलेटेड है। उसके बाद में जो इंडिया गेट मेमोरियल है, इंडिया गेट मेमोरियल कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने बनवाया था। और उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जो ब्रिटिश इंडिया आर्मी थी उसमें जो सोल्जर्स शहीद हुए, मर गए थे, उनको याद करने के लिए, उनकी मेमोरी में इंडिया गेट मेमोरियल को बनवाया। इतना याद रखो, बस आगे बढ़ो। बस फटाफट फटाफट हम लोग कवर करेंगे इंपॉर्टेंट। रामानुजा को याद रखो सबसे पहले एज ए टाइमलाइन। ये एक भक्ति संत थे, ये सदर्न इंडिया से थे, और ये वैष्णव भक्ति संत थे। ठीक है, इनकी फिलोसॉफी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, इनकी जो फिलोसॉफी है, रामानुजा की फिलोसॉफी है, वो फिलोसॉफी है इसकी विशिष्ट अद्वैत की। देखो, आदि शंकरा की फिलोसॉफी है अद्वैत की। आदि शंकरा कहते हैं कि जो आत्मा और परमात्मा है ना, वो एक ही चीज है। सोल एंड गॉड इज वन थिंग। उसके बाद में जो माधवाचार्य है, माधवाचार्य कहते हैं कि सोल एंड गॉड दोनों ही क्या है, अलग अलग चीजें हैं। उसके बाद में जो रामानुजा है वो इनके कहीं बीच में लाई करते हैं। वो कहते हैं कि जो आत्मा और परमात्मा है तो एक ही चीज, लेकिन फिर भी जो आत्मा है उसकी सेपरेट जो आइडेंटिटी होती है वो होती है। तो वो होता है कौन, रामानुजा ने कहा। तो रामानुजा ने विशिष्ट अद्वैत में कहा कि जो आत्मा है और जो परमात्मा है दोनों एक ही चीज है, लेकिन फिर भी आत्मा की अपनी अलग पहचान होती है। ठीक है, देखो, आदि शंकराचार्य ने जो लिबरेशन के लिए, सैल्वेशन के लिए नॉलेज को इंपॉर्टेंट ठहराया था, लेकिन रामानुजा ने नॉलेज की जगह कहा कि जो डिवोशन है, जो सरेंडर करना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए, सैल्वेशन के लिए। ठीक है, इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हैं जो आप देख सकते हो, भगवत गीता भाष्य, श्री भाष्य। ठीक है, और ये वाली जो किताब है वो भी आप एक बार देख सकते हो, विधार्ता संग्रह। तो ये 2-3 बुक्स हैं जो रामानुजा की लाइफ से रिलेटेड हैं, उन्होंने लिखी हैं, तो वो आप प्रिपेयर कर सकते हो। बेसिकली उनकी जो फिलोसॉफी है विशिष्ट अद्वैत, उस पर सवाल बन सकता है। ठीक है, एक चीज और देखिए कि रामानुजा किस टाइम से थे, वो भी जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रामानुजा जो है वो 11th सेंचुरी में थे। कौन सेंचुरी में थे, 11th सेंचुरी में थे। मान लीजिए कि ये स्टेटमेंट आ जाए कि क्या रामानुजा अकबर के समय थे,
क्या रामानुजा अकबर के समय थे? तो वो स्टेटमेंट क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि अकबर कब है? 15वीं से 16वीं शताब्दी के अंदर है, और रामानुजा क्या है? 11th to 12th सेंचुरी में है। ठीक है, तो वो चीज पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रामानुजा के ऊपर। उसके बाद आता है होशल्या टेम्पल्स। ठीक है, होशल्या टेम्पल्स। देखो होशल्या टेम्पल्स आपको पढ़ना होगा। 3 इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं होशल्या के अंदर। होशल्या जो डायनेस्टी है ये फ्यूडिटरीज थे चालुक्यास के। ठीक है, ये जो थे वो फ्यूडिटरीज थे चालुक्यास के। वो चीज आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी। इनकी कैपिटल का नाम था द्वारा समुद्रा। ये कम पूछता है कैपिटल वैपिटल इतनी नहीं पूछता है, बस आप याद रखो कि ये चालुक्यास थे के फ्यूडिटरीज थे, और चालुक्य भी कौन से? कल्याणा वाले जो चालुक्यास थे। ठीक है, उसके बाद में इनका जो इंपॉर्टेंट जो पर्सन था, इंपॉर्टेंट किंग था, वो था विष्णुवर्धन। ठीक है, तो विष्णुवर्धन वाज द इंपॉर्टेंट वन, ये आप याद रख सकते हो। देखो इंपॉर्टेंट अगर हम लोग देखें होशल्या टेम्पल्स में, इंपॉर्टेंट टेम्पल्स को अगर हम देखें तो हमारे पास में था चन्नकेश्वरा टेम्पल। चन्नकेश्वरा टेम्पल या चन्नकेश्वरा टेम्पल, ये बेलूर में है। याद रखना होशल्यास जो हैं, होशल्यास के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि होशल्यास कहीं ना कहीं 11 to 12 और इस टाइम में कहीं ना कहीं ये होशल्यास हैं। ठीक है, और ये कर्नाटका रीजन में है। कौन से रीजन में है? ये कर्नाटका रीजन के अंदर है। इस चीज को भी आपको याद रखना होगा। इनकी जो टेम्पल स्ट्रक्चर है, इनकी जो टेम्पल स्ट्रक्चर है वो टेम्पल स्ट्रक्चर है वसारा। वसारा टेम्पल स्ट्रक्चर है, और जो वसारा टेम्पल स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं दोनों पार्टों का क्या है? मिक्सअप है, नगारा का और द्रविड़ का। देखो नगारा स्टाइल है वो नदर्न इंडिया की स्टाइल है, और नगारा स्टाइल में क्या होता है कि ये जो नगारा स्टाइल में एक गर्भगृह है, एक मंडप है और एक तोरण है। द्रविड़ स्टाइल में कुछ एलिमेंट्स ऐड ऑन हो जाते हैं, जैसे कि वाटर टैंक जो अवेलेबल होता है सदर्न इंडिया में, बट नदर्न इंडिया में ये अवेलेबल नहीं है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं। तो नगारा स्टाइल जो नदर्न इंडिया में है, और गुप्ता के समय ये सबसे पीक पे गया। उसके बाद में जो द्रविडियन स्टाइल है वो चोला के समय पीक पर गया है। ठीक है, चोला के जो टेम्पल्स हैं वो सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल हैं और द्रविडियन स्टाइल को डिपिक्ट करते हैं। तो जो वसारा स्टाइल है वो नगारा स्टाइल एंड द्रविडियन स्टाइल, इसका एक कॉम्बिनेशन है, और इस वसारा स्टाइल में ही होशल्या टेम्पल्स बने हैं। ठीक है, स्टार लाइक शेप, ठीक है, स्टार लाइक शेप है वो इनका स्पेशल फीचर है। स्टार लाइक शेप क्या है? इनका स्पेशल फीचर है। तो मंदिर बता रहा हूं मैं, चन्नकेश्वर मंदिर। ठीक है, चन्नकेश्वर मंदिर बेलूर में है, कर्नाटक रीजन याद रखेंगे। ठीक है, ये जो होशल्या है ये कर्नाटक रीजन में है। उसके बाद में याद रखना जो चन्नकेश्वर है वो याकची रिवर पे है। ठीक है, कौन सी रिवर है? याकची रिवर पे है। यहाँ विष्णु और शैविज्म दोनों के ही आपको फीचर्स दिख जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा मंदिर है वो तुम्हारा है होशलेश्वरा मंदिर। तो होशलेश्वरा टेम्पल है, ये शैविज्म को डेडिकेटेड है, और ये विष्णुवर्धन ने बनवाया है। लास्ट मंदिर जो आपको याद रखना है वो है किसावा मंदिर, किसावा टेम्पल, और ये किसावा टेम्पल सोमनाथपुर से है। ये किसावा टेम्पल कहां से है? सोमनाथपुर से है। ठीक है, होशल्या के बारे में मैंने बेसिक आपको बता ही दिया। प्रेसिडेंट कोट्स द थिरुकुलर व्हाइल एड्रेसिंग पार्लियामेंट। तो इसको हम एक बार देखते हैं। देखो प्रेसिडेंट ने किसको कोट किया है? थिरुकुलर को कोट किया है। अब थिरुकुलर क्या है? एक बुक है। ये क्या है? एक बुक है, और ये बुक लिखी थी थिरुकुलर ने लिखी थी ये बुक थर्ड संगम में। ठीक है, संगम आपको पता होगा 3 संगम हुए थे, तो उसमें जो लास्ट वाला संगम है, संगम पांड्यास ने करवाया है, उसमें थिरुकुलर को लिखा गया है। और ये बुक रिलीजियस बुक नहीं है, आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी। ये जो बुक है वो सेकुलर नेचर की बुक है। जनरली ये जो बात करती है ये कोड ऑफ कंडक्ट की बात करती है, ये लव की बात करती है। ठीक है, ये लव की बात करती है, और ये एडमिनिस्ट्रेशन की बात करती है, इकोनॉमी की बात करती है। तो बड़ी ही सेकुलर नेचर से ये बुक लिखी गई है। ठीक है, थिरुकुलर। ठीक है, और किसने लिखी है? थिरुकुलर ने इस बुक को लिखा है। ठीक है, थिरुकुलर किस समय थे ये भी अभी काफी डाउटफुल है। ठीक है, तो वो चीजें हमें नहीं पढ़नी है, क्योंकि जो डाउटफुल चीजें हैं उन पे सवाल नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर से आगे बात करूंगा मैं राजा रवि वर्मा की, और राजा रवि वर्मा और उनके आर्ट के बारे में बात करेंगे। देखो ये कोई जन्म से राजा नहीं थे, इनको राजा का टाइटल दिया गया था, एक तो ये बात याद रखना। ठीक है, जो रवि वर्मा थे वो काफी एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में पैदा हुए थे। इनको पैट्रोनाइज किया त्रावणकोर के जो रूलर थे, उन्होंने इन्हें पैट्रोनाइज किया। ठीक है, इनका नाम था अयिल्लम थिरुनल। ठीक है, अयिल्लम थिरुनल ने इन्हें पैट्रोनाइज किया।
सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इनका काम आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इनका जो इंपॉर्टेंट काम है वो क्या है, दमयंती टॉकिंग टू स्वॉन, ठीक है, क्या है, दमयंती टॉकिंग टू स्वॉन। उसके बाद में शकुंतला लुकिंग फॉर दुष्यंत, और नायर लेडी अडोर्निंग हर हेयर, ठीक है, एंड शांतनु, शांतनु एंड द मत्स्य गंध, ठीक है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। इनका इंपॉर्टेंट काम एक बार आप याद रख लीजिए। मेरे हिसाब से शकुंतला लुकिंग फॉर दुष्यंत इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। इनको केशर हिंद गोल्ड मेडल की भी उपाधि अंग्रेजों ने दी इनके इंपॉर्टेंट काम के लिए। उसके बाद में मरकरी के ऊपर एक क्रेटर है, उसको नाम राजा रवि वर्मा, मरकरी के ऊपर एक क्रेटर है, उसका नाम राजा रवि वर्मा के ऊपर दिया गया, ठीक है। तो ये हो गया गुरु नभा दास। गुरु नभा दास, तो गुरु नभा दास एक सोशल रिफॉर्मर बोल सकते हो, ठीक है, एक संत बोल सकते हो, ठीक है। तो गुरु नभा दास हैं, वो तेलंगाना से बिलोंग करते हैं, और किस टाइम लाइन में है ये तेलंगाना से बिलोंग करते हैं, और ये किस टाइम लाइन में है ये 15th सेंचुरी के अराउंड ये है। और उसके बाद में याद रखना कि ये एक शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते थे जिसका नाम था महासा शेड्यूल कास्ट था। और इनके रिलीजियस गुरु थे वो कौन थे, अगरदास एंड कीलदास। ये इतना इंपॉर्टेंट वन नहीं है, से मैंने बता दिया। इनकी बुक का नाम याद रख सकते हो, भगतमल इनका वर्क था, उसको आप याद रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में याद रखना कि जो संत थे ये काफी रीजन में रहे, नदर्न इंडिया में भी ये रहे, और जो इनका इन्फ्लुएंस है वो हिमाचल में भी रहा है, इनका इन्फ्लुएंस जम्मू में भी रहा है, और पंजाब रीजन में भी इनका इन्फ्लुएंस रहा है, और जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे वो कम्युनिटी भी इन रीजन्स में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है दवाशम पिल्लई। तो अगला है देवासहम पिल्लई, और इनको है ना, सबसे पहली बात है संत एक डिक्लेयर किया गया है वेटिकन के द्वारा। सबसे पहले हम समझते हैं इनके बारे में। इनका जन्म हुआ कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में जन्म हुआ, ठीक है। और सबसे पहली बात है कि ये त्रावणकोर के राजा थे, उनके कोर्ट में इन्होंने काम भी किया है। मर्तंड वर्मा नाम का जो राजा थे उनके कोर्ट में इन्होंने काम किया है, ठीक है। बेसिकली बात ये है कि ये कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट से थे, और 1745 में इन्होंने क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट किया और अपना नाम रखा लजारस नाम रखा, जिसका मतलब था गॉड इज माई हेल्प, ठीक है। उसके बाद इनके अलावा भी इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको संत माना गया क्रिश्चियनिटी में। उसमें जो प्रोमिनेंट वन है वो है केरला बोर्न सिस्टर अल्फांसो, तो केरला बोर्न सिस्टर अल्फांसो, मदर टेरेसा, ठीक है। और उसके बाद में गोंसालो गार्सिया, ये कुछ और लोग थे जिनको संत डिक्लेयर किया गया, भारत से थे, ठीक है। तो ये एक बार आप देख सकते हो कि ये जो पर्सन है हमारे पास में, ठीक है, कौन से पर्सन है ये देवासहम पिल्लई, यही अकेले नहीं है जिनको संत बनाया गया है वेटिकन के द्वारा, अदर लोग भी हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट संत कबीर इंपॉर्टेंट वन है, ठीक है। तो संत कबीर का जो टाइम है एक बार वो देख लो। तो वो संत कबीर कहीं ना कहीं 14 to 15 सेंचुरी के आसपास हैं। संत कबीर कहीं ना कहीं किस 14 to 15 सेंचुरी के आसपास हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बहुत प्रमोट किया है, ठीक है। इनका इंपॉर्टेंट वर्क जो है वो बीजक है, इस पर सवाल आ भी चुका है कि बीजक इनका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क रहा है, ठीक है। और इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में भी कंट्रीब्यूट किया है। अगर मैं अभी आपको दिखाऊंगा स्लाइड, इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में भी क्या किया है, कंट्रीब्यूट कर रखा है। ये खुद एक लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, ठीक है, वेवर थे ये, ठीक है, वेवर थे, जुलाहा थे ये। तो ये हो गया कबीर थे जो निर्गुण ट्रेडिशन पे फॉलो करते थे। देखो दो तरह के भक्ति संत थे, शगुन और निर्गुण, दो तरह के भक्ति संत थे, शगुन और निर्गुण। जो निर्गुण होते थे वो एट्रीब्यूट्स में बिलीव नहीं करते थे, ठीक है। और जो निर्गुण थे वो कहीं ना कहीं फॉर्मलेस गॉड में बिलीव करते थे। जो शगुन थे वो एट्रीब्यूट में बिलीव करते थे और फॉर्म में बिलीव करते थे। एक ही भगवान है, उसको आप एक इमेजिन कर सकते हो, एक मतलब एक पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो उनकी। तो वो शगुन वाले थे। शगुन में तुलसीदास हैं, है ना। तो कबीर थे वो निर्गुण भक्ति में बिलीव करते थे, फॉर्मलेस है भगवान, ठीक है, वो हर जगह है और फॉर्मलेस है ना, उससे कोई एट्रीब्यूट्स नहीं है। ये कौन थे, निर्गुण ट्रेडिशन के लोग थे, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग।
मार्तन टेम्पल इन कश्मीर, तो मार्तन सन टेम्पल कश्मीर के अंदर है, बस इतना याद रख लो। दूसरा किसने बनवाया है इसे, ये याद रख लो। तो करकोता डायनेस्टी, करकोता डायनेस्टी के जो किंग हैं ललितादित्य, ठीक है, किसने बनवाया है, करकोता डायनेस्टी के किंग ललितादित्य ने इसको बनवाया है। और कब बनवाया है, 18वीं सेंचुरी में इसको बनवाया है। और ये बात कहाँ लिखी हुई है, कलहड़ा, कलहड़ा का जो राज तरंगिणी है, कलहड़ा की जो राज तरंगिणी है उसमें इस बात को लिखा हुआ है। बस इतना याद रखो, इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं, नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट्स ऐसे मॉन्यूमेंट होते हैं जिनमें अब कोई रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं होती है, वर्शिप नहीं होती है, बस इतना याद रख लो, वो नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट्स होते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि आप एक, मान लीजिए कि एक टेम्पल है और वहां पे पूजा नहीं होती है, तो वो नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, सीता नवसल रॉक केव टेम्पल। तो याद रखो, सीता नवसल रॉक कट जो केव टेम्पल्स हैं ये तमिलनाडु में है, और ये जो रिलीजन है वो जैन रिलीजन को बिलोंग करते हैं। ये किस धर्म को बिलोंग करते हैं, जैनिज्म को। इस चीज को याद रखिए कि ये कहीं ना कहीं जैनिज्म को बिलोंग करते हैं। और इसमें दोनों एस्पेक्ट्स हैं, इसमें दोनों एस्पेक्ट्स हैं, इसके अंदर रिलीजियस एस्पेक्ट भी है और इसके अंदर नॉन रिलीजियस एस्पेक्ट भी है। ठीक है, तो इसके अंदर स्पिरिचुअल वाली बातें भी हो रही हैं और जैसे डांसिंग गर्ल जैसी चीजें भी वहां हैं। तो मतलब दोनों ही चीजों को ये पोर्ट्रे करता है। ठीक है, और तो कहने की बात है कि जो सीता नवसल की जो केव्स हैं वो तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं और ये जैन रिलीजन से बिलोंग करती हैं। इतना आपको याद रखना चाहिए अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, 3 more sites added to UNESCO's tentative list of World Heritage Sites। आपको थोड़ा सा इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो सन टेम्पल मोदेरा, तो सन टेम्पल मोदेरा आपको प्रिपेयर करना होगा। मोदेरा इज इन द गुजरात। ठीक है, आपको इतना याद रखना चाहिए। और सन टेम्पल जो मोदेरा है वो सोलंकी स्टाइल का टेम्पल है। सोलंकी स्टाइल खुद एक सब स्टाइल है किसका, जो नगरा स्टाइल है उसका ही एक सब स्टाइल है सोलंकी स्टाइल। ठीक है, तो वो याद रख सकते हैं किसका, मोदेरा का सन टेम्पल। और यहाँ पे कौन सी रिवर है, रिवर का नाम याद रखिए, पुष्पावती। ठीक है, पुष्पावती रिवर है, उस पे ये टेम्पल है। ठीक है, जैसे यागची रिवर मैंने पढ़ाया था पहले, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, अगला आता है वडनगर। ठीक है, इसको वडनगर भी बोल सकते हो। ठीक है, तो वडनगर एक हिस्टोरिक टाउन है और ये गुजरात के अंदर ही है ना, ये एक हिस्टोरिक टाउन है। ठीक है, इसको भी टेंटेटिव लिस्ट में लिया गया है। और ये 40 यहाँ पे हिंटरलैंड पोर्ट्स हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज हैं, तो एक बिल्कुल एक वेल डेवलप्ड हिस्टोरिकल टाउन लगता है ये। तो ये कहाँ है, गुजरात में है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। अगला आता है उनाकोटी। दिस उनाकोटी बिलोंग टू त्रिपुरा। ठीक है, दिस उनाकोटी बिलोंग टू त्रिपुरा, दिस उनाकोटी बिलोंग टू त्रिपुरा। ठीक है, और ये शैवा वर्शिप से रिलेटेड है और होली प्लेस है। तो कहीं ना कहीं रिलीजन से रिलेटेड है, ये होली प्लेस है। शैवा मतलब जो वर्शिप है उससे रिलेटेड है। और इसे हम लोग कंपेयर करते हैं किससे, अंगकोर वट, ये हिंदू टेम्पल है कंबोडिया में, तो उससे हम इसे कंपेयर करते हैं और उसे बोलते हैं कि अंगकोर वट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो जो उनाकोटी है उसको हम लोग अंगकोर वट ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी कहते हैं। ठीक है, अंगकोर वट क्या है, ये एक टेम्पल है। कहाँ पे टेम्पल है, कंबोडिया में टेम्पल है, हिंदू टेम्पल है। नेक्स्ट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, इसका भारत हिस्सा नहीं है, यही कमेटी फाइनल डिसाइड करती है किस लिस्ट को लेना है, किस लिस्ट को नहीं लेना। एंशिएंट स्कल्पचर रिकवर्ड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस, आप एक बार बस सरसरी जैसे देख लो। ठीक है, जैसे द्वारपाला का पिक्चर लिया है, तो द्वारपाला क्या होता है, गेट कीपर्स होते हैं। अब ये किससे बिलोंग करते थे, विजयनगर डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ठीक है, और किस मंदिर से चुराया इन्होंने, तिरुनेलवेली के मंदिर से इन्होंने चुराया। पर ये मंदिर उतने फेमस टेम्पल्स नहीं है जहाँ पे सवाल बन सकता है। ठीक है, तो आप बस थोड़ा याद रखो, द्वारपाला था, नटराजा की मूर्ति बहुत इंपॉर्टेंट है चोला के समय, तो चोला स्कल्पचर में वन ऑफ द लेटेस्ट वन है ये। ठीक है, तो याद रखना इस मूर्ति से कहीं ना कहीं पता चलता है कि चोला थे वो शैविज्म को सपोर्ट करते थे, कहीं ना कहीं इस बात से हमें दिखता है। ठीक है, और उसके बाद में जो अगली मूर्ति है वो कौन सी है, कंकाला मूर्ति। तो कंकाला मूर्ति में कहीं ना कहीं भैरव और शिव का कॉम्बिनेशन है, भैरव और शिव का कॉम्बिनेशन है, ये चीज पूछी जा सकती है। और ये भी कहीं ना कहीं 12 to 13 सेंचुरी के आसपास है। देखो इस कहीं ना कहीं सारी इसी टाइम के आसपास है। ठीक है, और उसके बाद में आता है नंदकेश्वरा जो स्कल्पचर है। ठीक है, नंदकेश्वरा स्कल्पचर। एंड देन फाइनली वी हैव 4 आर्म्ड विष्णु, विष्णु के 4 हाथ हैं। ठीक है, उसके बाद में एक है आपके पास में गॉडेस पार्वती। ठीक है, और स्टैंडिंग चाइल्ड संबंदार। ठीक है, स्टैंडिंग चाइल्ड संबंदार, दिस इज ऑल्सो गॉट फ्रॉम द
ऑस्ट्रेलिया। तो ये कुछ स्कल्पचर थे तो चोरी हुए भारत से और हमने उसे वापस पाया। एक बार सरसने से देख लो बस कि हाँ भाई क्या क्या था, ठीक है। वैसे ही इनको याद रखना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। देखो ये मंदिर का नाम मैं रीड करने से डर रहा हूँ कि पता नहीं मैं सही से प्रोनाउंस कर पाऊंगा कि नहीं। उसके बाद देखो यहाँ पे फिर से एक बहुत ही बड़ा सा मंदिर है, स्ट्रॉन्ग रूम ऑफ दिस टेम्पल, ठीक है। उसके बाद में ये वाला भी देखो फिर से, तो काफी बड़े टेम्पल्स हैं। आप एक बार बस अगर कोशिश भी कर सकते हो तो ये देख सकते हो कि हाँ ये जो टेम्पल है मुंदेश्वरा मुदायर, ये जो टेम्पल्स है ये तिरुनेलवेली में है। बस आप कम से कम ये चीज देख सकते हो। उसके बाद में कुछ इस तरह का टेम्पल पुनयन्नालुर टेम्पल किधर है, तंजावुर में है। उसके बाद में आप ये देख सकते हो नारासिंगनाधर, ये भी तिरुनेलवेली में है। उसके बाद आप ये देख सकते हो कि नारासिंगनाधर स्वामी, ये शायद मुझे लगता है सेम ही होगा, ठीक है, एक ही चीज है ये दोनों मूर्तियां साथ चुराई गई हैं। उसके बाद में ये वाला जो टेम्पल है अरुलमिगु, ठीक है, ये भी कहाँ है, ये है एरियालुर में, ठीक है। तो इस तरह से आप थोड़ा बहुत आइडिया रख सकते हो, बट फिर भी मैं कहूंगा कि एक बार देख लो बस, मैं ज्यादा इस पे फोकस नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अगला आता है हमारे पास में कि पाकिस्तान फ्लड्स में टेक अवे मोहनजोदारोज वर्ल्ड हेरिटेज टैग। तो मोहनजोदारो आपसे पूछ सकता है, ठीक है, मोहनजोदारो आपसे पूछ सकता है, तो इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। याद रखना मोहनजोदारो इंडस रिवर पे है, मोहनजोदारो इंडस रिवर पे है और हड़प्पा रावी रिवर पे है। ये थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। तो इंडस रिवर पे मोहनजोदारो है। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं मोहनजोदारो में, जैसे वहां पे ग्रेट बाथ है, ग्रीनरीज हैं और डांसिंग गर्ल का स्टैचू है ब्रोंज का, ठीक है। उसके बाद में जो पशुपति की सील है, ब्रॉन्ज बफेलो है, ठीक है। उसके बाद में क्या बोलते हैं, पशुपति वाली सील हो गई है यहाँ पे, और उसके बाद में ये वाली यूनिकॉर्न सील है, दोनों ही सीलें यहाँ मिली हैं, यूनिकॉर्न सील है। तो देखो अगर आप ढंग से पढ़ें तो क्या क्या देख सकते हैं, दो तरह की सील है, यूनिकॉर्न सील, पशुपति सील, दो बड़े चीजें हैं। डांसिंग गर्ल स्टैचू, ठीक है। उसके बाद में बियर्ड मैन, ये भी इधर से है, और ब्रोंज बफेलो। तो ये 3-4 चीजें जो याद रख सकते हो, ग्रेट बाथ एंड ग्रेनरीज, दैट इज इनफ। उसके बाद किसने इसको खोजा है, वो है आर.डी. बैनर्जी, ठीक है, आर.डी. बैनर्जी फाउंडेड। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज द अंबेडकर टूरिस्ट सर्किट, ठीक है। अंबेडकर टूरिस्ट सर्किट में इन्होंने कुछ शहरों को जोड़ा है, 5 सिटीज को जोड़ा है जो अंबेडकर की लाइफ से बहुत ज्यादा रिलेटेड हैं, ठीक है। और उनमें कौन कौन है इसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले मोह डिस्ट्रिक्ट इन एमपी उनका जन्म हुआ था, ठीक है। उसके बाद में लंदन वहाँ रहे और वो पढ़े, नागपुर के अंदर भी उन्होंने पढ़ाई की। उसके बाद में दिल्ली में उनका देहांत हुआ और उनका जो अंतिम संस्कार हुआ वो मुंबई के अंदर हुआ। तो इन सिटीज को जोड़ा गया है अंबेडकर सर्किट के रूप में, ताकि टूरिज्म को बूस्ट किया जा सके और अंबेडकर की जो कंट्रीब्यूशन है उसमें भी ज्यादा अवेयरनेस को क्रिएट की जा सके, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारे पास में हार्वेस्ट फेस्टिवल इन इंडिया। तो देखो हार्वेस्ट फेस्टिवल क्या होते हैं कि सिंपल सी बात है कि जब हार्वेस्ट हो जाता है तो उसके बाद में किसान अपने प्रोड्यूस को मार्केट में बेचते हैं, घर में थोड़े पैसे आते हैं, तो इसे सेलिब्रेट किया जाता है हमारी सोसाइटी में, ठीक है। तो मकर संक्रांति हो गया, हार्वेस्ट फेस्टिवल, ये हर जगह मनाया जाता है, लगभग पूरे नदर्न इंडिया में मनाया जाता है। पोंगल जो है मेनली तमिलनाडु में होता है, सदर्न इंडिया में, अदर पार्ट्स में भी है। लोहरी जो है वो कहीं ना कहीं पंजाब में है। भोंगी वो आंध्र प्रदेश में है, भोंगी इज इन आंध्र प्रदेश। माघ बिहू कहाँ है, असम के अंदर। माघ बिहू कहाँ है, असम के अंदर। उत्तरायण गुजरात। उसके बाद में साजिन समवेयर इन द हिमाचल, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास में कथक। तो कथक जो डांस है वो कहीं ना कहीं नदर्न इंडिया का डांस है। तो आपको पता होगा कि हमारे देश में आर्ट है वो क्लासिकल डांस है, उनको थोड़ा आपको डिटेल से पढ़ना चाहिए। जो कथक है, कथक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वन, और ये नदर्न इंडिया का एकमात्र डांस है जिसको क्लासिकल डांस की तरह रिकॉग्नाइज किया गया है, ठीक है। और सारे क्लासिकल डांसों का कहीं ना कहीं ओरिजिन है वो भरत मुनि का नाट्यशास्त्र रहा है, ठीक है। मैं आपको कुछ चीजें और क्लियर करना चाहूंगा यहाँ पे। देखो तो अगर मान लीजिए कि नदर्न इंडिया से ये अगर नदर्न इंडिया से है तो डेफिनेटली ये इस पे बाहर का इन्फ्लुएंस होगा, क्योंकि नदर्न इंडिया से है तो यहाँ पे इन्वेजन्स हुए ना, तो मुगल्स भी आए हैं, ये भी आए, तो बाहर से इन्वेजन हुआ, तो इसमें कहीं ना कहीं बाहर का इन्फ्लुएंस आया। और जब बाहर का इन्फ्लुएंस आया तो इसलिए इसमें घराना सिस्टम्स डेवलप हुए, ठीक है। क्योंकि कहीं कहीं पे किस अलग अलग तरह का इन्फ्लुएंस आया तो हर जगह कुछ अलग अलग चीज़ों में डिफरेंस आ गया। मतलब मान लीजिए कि जयपुर हो गया, बनारस हो गया, ग्वालियर हो गया, ये मेजर घरानाज हैं,
तो जयपुर, बनारस, ग्वालियर, यहाँ पे अलग अलग तरीके से चेंज आए इस डांस में, तो अलग अलग घराना डेवलप हो गए, ठीक है। और याद रखना कि जो घराना सिस्टम है वो समवेयर मुगल पीरियड के समय घराना सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ। शुरुआत में लॉर्ड कृष्णा के लिए ये डांस होता था, फिर धीरे धीरे ये डांस कोर्ट के अंदर भी होना शुरू हो गया एंटरटेनमेंट के लिए। इस चीज को भी याद रखो। इस डांस के अंदर लास्य एस्पेक्ट ज्यादा होता है, लास्य एस्पेक्ट इस डांस के अंदर ज्यादा होता है। इसके मेजर घराना जयपुर है, बनारस है, लखनऊ है, ठीक है। और फेशियल एक्सप्रेशंस और ग्रेस इस पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। और जो डांस करने वाला है उसमें क्या होता है कि तबला और घुंघरू, इसके बीच में जुगलबंदी बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसके अंदर। और दोनों ही चीजें इसमें होती हैं। इसमें डांस का भी एस्पेक्ट है और इसमें ड्रामा का भी एस्पेक्ट है। ये भी दोनों चीजें इसके अंदर होती हैं, ठीक है। मेल फीमेल दोनों ही इस डांस को करते हैं, इस चीज को भी याद रखिए। अब आता है कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट बैन्स चिंतामणि पाड्या नाटकम, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक ड्रामा है बेसिकली, तो ये स्टेज प्ले है, ठीक है, आंध्र प्रदेश से। बस इतना याद रख लो कि चिंतामणि पाड्या नाटकम, ये देखो यहाँ से पता चल जाएगा नाटक, देखो यहाँ से नाटक पता चल जाएगा। बेसिकली पूछेंगे किस एरिया से है, तो ये आंध्र प्रदेश के एरिया से है, ठीक है। ये कौन से एरिया से है, आंध्र प्रदेश के एरिया से है, ठीक है। और आगे जब बात करेंगे तो ये बेसिकली सोशल एविल के ऊपर है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं सोशल एविल के ऊपर है। आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को टैग शाउट फॉर द लिविंग रूट ब्रिज ऑफ मेघालय। तो लिविंग रूट ब्रिज है वो मेघालय से है, दैट थिंग यू मस्ट रिमेंबर, ठीक है। और कौन कौन सी जो ट्राइब्स हैं वो उसको यूज करती हैं, खासी, जानतिया, दीज ट्राइब्स यूज इट एक्सटेंसिवली, जो बेसिकली माउंटेन एरियाज में रहती हैं, ठीक है। लोकली इस ब्रिज को हम लोग बोलते हैं जिंगकियांग जरी, बस ये याद रख लो, ठीक है। संथाली सोरहाई मुराल्स पेंटिंग होती है, ठीक है। और सोरहाई क्या है, सोरहाई हार्वेस्ट है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है। और किस रीजन में, छोटा नागपुर प्लेटो में रीजन में, ठीक है। तो उसमें झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा ये रीजन आता है, ठीक है। उसके बाद में सोरहाई मुरल, तो आपको पता ही होगा कि ये आर्ट है और बेसिकली पेंटिंग आर्ट है, ठीक है। कौन करता है, संथाल कम्युनिटी करती है। आपको संथाल रिवोल्ट भी पता होगा जो मॉडर्न हिस्ट्री से आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यक्षगना, ठीक है। यक्षगना की बात कर लेते हैं। यक्षगना इज द फोक आर्ट फ्रॉम द कर्नाटका रीजन, ठीक है। सवाल आ चुका है इससे ऊपर। तो यक्षगना इज अ ट्रेडिशनल थिएटर, ठीक है। और ये कहाँ से है, कर्नाटका रीजन से बेसिकली है ये, ठीक है। और केवल कर्नाटका रीजन में नहीं है, ये केरला रीजन के अंदर भी है, बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका पास में माधवपुर मेला। ये गुजरात के अंदर होता है, ये मेला होता है और इट्स इन गुजरात, ठीक है। इन गुजरात रीजन दिस मेला इज फेमस। पूछ सकता है कि ये जो माधवपुर मेला है वो कहाँ होता है, ठीक है। थोड़ा बेसिक्स आप याद रख सकते हो। कहीं ना कहीं द फेयर बिगेन्स विद द राम नवमी, ठीक है। तो समवेयर रिलेटेड विद द ये रिलेटेड विद द मैरिज ऑफ द लॉर्ड कृष्णा। ये आप याद रख सकते हो कि ये जो मेला है वो कहीं ना कहीं लॉर्ड कृष्णा की जो शादी हुई है रुक्मणी से, उससे रिलेटेड है, ठीक है। और कब शुरू होता है, ये रामनवमी में शुरू होता है। उसका कहता है कि रथ यात्रा, पुरी की रथ यात्रा, तो आपको पता होगा कि जगन्नाथ का जो टेम्पल है, ठीक है, वो उड़ीसा के अंदर, दैट इज रिलेटेड विद द दिस जगन्नाथपुरी रथ यात्रा। याद रखना कि जो उड़ीसा के जो टेम्पल्स हैं वो कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड हैं आपके नगारा स्टाइल से। लेकिन जो उड़ीसा है, उड़ीसा में जो खास बात होती है, वो खास बात ये होती है कि ये जो टेम्पल्स है इनमें जो गर्भगृह है उसको रेखा दियोला ये बोलते हैं, बस रेखा दियोला बोलते हैं, बस इतना एक डिफरेंस होता है। बाकी सब चीजें लगभग इंस्पायर्ड है नागरा स्टाइल से ही, ठीक है। ये वाला सवाल देख लो, कल्याण मंडपा विजयनगर, ठीक है। कल्याण मंडपा वाज अ स्पेशल फीचर ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर इन द विजयनगर एम्पायर, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास में ये एक पेंटिंग है, ठीक है। दिस इज अ पेंटिंग मंडाला। मंडाला इज ए पेंटिंग आर्ट, मंडाला इज ए पेंटिंग आर्ट इन स्पेशली इन द बुद्धिज्म। मंडाला इज ए पेंटिंग आर्ट स्पेशली इन द बुद्धिज्म, ठीक है। बस इतना याद रख सकते हो, यही पूछेगा एट मैक्स, ठीक है। और उसके बाद में आता है आपके पास में भूता कोला, ये भी पूछ सकता है। तो भूता कोला भी क्या है, एक डांस परफॉर्मेंस है। और कौन से रीजन से है भूता कोला डांस परफॉर्मेंस, ये भी आपके कर्नाटका रीजन से है डांस परफॉर्मेंस, ठीक है। उसके बाद आता है वंगाला डांस ऑफ गारो ट्राइब्स। तो आप याद रख सकते हो कि वंगाला, अब गारो ट्राइब कहाँ में बिलीव करती हैं, गारो ट्राइब होती है मेघालय में, गारो, खासी, जानतिया। तो ये मेघालय के आसपास का रीजन
में ये मतलब एंजॉय किया जाता है, ठीक है। और केवल सिर्फ मेघालय में नहीं होता है, इट्स ए हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द गारो ट्राइब इन मेघालय, नागालैंड, असम, ठीक है, और सम अदर पार्ट्स ऑफ द बांग्लादेश, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास में धोकरा आर्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। उसके बाद कौन सा आता है, धोकरा, धोकरा आर्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। तो धोकरा क्या है, धोकरा स्कल्पचर का पार्ट है, ठीक है, स्कल्पचर, मूर्ति, मूर्ति से रिलेटेड है। और इसमें जो टेक्निक यूज की जाती है वो पुरानी वाली जो टेक्निक होती है जो एंशिएंट टाइम में यूज होती थी, स्पेशली इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय। तो जो मैंने बताया था कि यार मोहनजोदारो के अंदर जो ब्रॉन्ज की जो क्या बोलते हैं मूर्ति है किसकी, डांसिंग गर्ल की, उसी शेप में ये लोग बनाते हैं। तो एंशिएंट लोस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक को यूज करते हैं, ठीक है। तो ये मेटल कास्टेड आर्ट होता है, ठीक है, धोकरा। और किस रीजन से बिलोंग करता है, ये रीजन आप याद रख सकते हो, वेस्ट बंगाल, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि 3 इंडियन सिटीज आर नाउ इन यूनेस्कोस ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज। तो ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज इंपॉर्टेंट वन है, ठीक है। इसमें आता है आपके पास में थ्रूसर। थ्रूसर इज द लाइक कल्चरल कैपिटल ऑफ द केरला, तो ये कल्चरल के लिए प्रमोट हुआ है। उसके बाद में निलंबुर, निलंबुर केरलास इको टूरिज्म डेस्टिनेशन। तो एक तो हो गया आपके पास में थ्रूसुर, ठीक है। इसके बाद में एक आपके पास में हो गया निलंबुर, ठीक है। एक आपके पास में हो गया वारंगल। तो वारंगल आपका होता है तेलंगाना रीजन में, ये टूरिज्म के लिए। तो दिस इज फॉर इको टूरिज्म, दिस इज फॉर कल्चर, एंड दिस इज फॉर टूरिज्म स्पॉट, फेमस टूरिज्म स्पॉट, ठीक है। राम सेतु, तो राम सेतु आप प्रिपेयर कर सकते हो आराम से। तो देखो राम सेतु कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है आपके पाक बे के अंदर जो है, या रामेश्वरम के अंदर है, तो वो राम सेतु है, ठीक है। बस इतना याद रख लो, और इसमें कुछ ज़्यादा पूछेगा नहीं वो, ठीक है। उसके लिए हमारे पास जो प्रोजेक्ट है सेतु समुद्रम इज ए प्रोजेक्ट, तो ये चीज़ याद रख सकते हो। सेतु समुद्रम के बारे में पूछ सकते हैं आप लोगों से, एडम ब्रिज के बारे में आपसे पूछ सकता है, तो वो सेम ही है। तो राम सेतु ऑल्सो नोन एज द एडम ब्रिज एंड द नाला सेतु इज ए 48 किलोमीटर चैन ऑफ लाइमस्टोन शोल्स, ठीक है। तो ये कहाँ है, it is located between the Rameshwaram of India's southeast coast and the Mannar Island near Sri Lanka's northwest coast, ठीक है। इतना आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो now what is the Setu Samudram project? The depth of the sea along the bridge varies between 3 feet to 30 feet, making navigation by the seaworthy vessel impossible. तो impossible in this stretch, तो उसको पास कर सके उसके लिए हम लोग सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट को लेके आ रहे हैं। बट दिस प्रोजेक्ट अगेन गेटिंग वेरी काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म, बिकॉज वही है कि एनवायरनमेंट और क्या बोलते हैं एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और डेवलपमेंट के बीच की डिबेट का ये हिस्सा बन चुका है। उसके बाद में लास्ट टॉपिक है हमारा गुरु तेग बहादुर। तो गुरु तेग बहादुर हैं वो 9th गुरु थे, ठीक है। एक चीज तो याद रखना कि गुरु तेग बहादुर 9th गुरु थे, ठीक है। इनका जो टाइम आप है वो याद रख सकते हो, 1621 थे, ठीक है। और ये सॉरी है, एक सेकेंड, माता नानकी द 6th सिख गुरु who raised the army against the Mughals and introduced the concept of the Varian Saint, ठीक है। 9th नहीं थे। The Tegh Bahadur was born in Amritsar on the 21st April 1621 to Mata Nanki and Guru Hargobind, ठीक है। And the boy Tegh Bahadur called the Tyagmal because of the aesthetic nature. He spent his early childhood in Amritsar. एक सेकेंड, ठीक है, एक बार मैं इस चीज को देख लेता हूं, ठीक है। तो तेग बहादुर was born the sixth Sikh Guru who raised an army against the, तो ये 6th सिख गुरु थे, बस आप याद रख सकते हो इसको। एक बार लिस्ट भी है मेरे पास में, लेट मी सी, गुरु तेग बहादुर का भी मैं एक बार देख लेता हूँ। तो गुरु तेग बहादुर 9th गुरु हैं, ठीक है। गुरु तेग बहादुर 9th ही गुरु है, सही बोला था मैंने, गुरु तेग बहादुर 9th ही गुरु है, ठीक है। एक्चुअली मैं फ्लो में तो जा ही रहा था, लेकिन यार जब मैंने देखा यहाँ 6th लिखा है तो आई गॉट इट कि ये कैसे हो गया। तो याद रखना गुरु तेग बहादुर इज 9th सिख गुरु, ठीक है, 9th सिख गुरु हैं। और इन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है, पता है, ये इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में कंट्रीब्यूट किया, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। और इनका असैसिनेशन किया औरंगजेब ने, ठीक है। और गुरुद्वारा बना हुआ है उसके ऊपर, स्पेशली जो गुरुद्वारा यहाँ पे है, कौन सा गुरुद्वारा था ये, चांदनी चौक पे जो गुरुद्वारा है वो इन्हीं से ही बना है, ठीक है।
तो अगर मैं इनके बारे में और डिटेल से आपको बताऊं तो गुरु तेग बहादुर ही फाउंडेड आनंदपुर साहिब। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि गुरु तेग बहादुर थे, उनका जन्म हुआ समवेयर गुरु तेग बहादुर बोर्न इन 1621। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रख सकते हो कि बोर्न इन 1621 और ये 9th गुरु थे। ठीक है, इनको एग्जीक्यूट किया गया किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। ठीक है, एग्जीक्यूट किया गया औरंगजेब के द्वारा। और इन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया वो बेसिकली कंट्रीब्यूट किया गुरु ग्रंथ साहिब में कंट्रीब्यूट किया, और मुगल आर्मी से ये फाइट किए। ही फाउटेड अगेंस्ट द मुगल आर्मी, फेमस फॉर दिस। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द 1 ईयर आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, इसमें कुछ टॉपिक छूट गए होंगे, तो उन टॉपिकों को और बचा हुआ जो कुछ महीनों का जो करंट अफेयर होगा उसको लेकर के हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, इसका पार्ट 2। और थैंक यू सो मच फॉर दिस। ठीक है, और वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।